हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत फ्रिक्शन को पढ़ने चल रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है और फ्रिक्शन का अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्राफ क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रिक्शन को समझने से पहले एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए कि फ्रिक्शन कब पैदा होता है और कब नहीं। फ्रिक्शन हिंदी में हम लोग पढ़ते होंगे घर्षण, ठीक ना। दो सरफेसेज के बीच में जो लगने वाला रगड़ है ना, वही फ्रिक्शन कहलाता है। लेकिन हम लोगों को क्लास 8th में पढ़ाया जाता है कि व्हेन ए बॉडी रोल्स आर स्लाइड ओवर ए सरफेस देन the opposing force comes into play between the surfaces is called friction। यानी कि जब कोई बॉडी को किसी सरफेस पर स्लाइड कराया जा रहा है, सरकाया जा रहा है या लुढ़काया जा रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में सरफेसेज के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्रिक्शन। यानी कि अगर कोई बॉडी इस तरह से रोल कर रही है या ये इस पर स्लाइड कर रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ऐसे हो या इस तरह से हो, यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है, यहाँ लीनियर मोशन हो रहा है। यह प्रिंसिपल पहले दिया गया था कि ये इनके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है जो इस मोशन का अपोज कर रहा है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये फोर्स F है, हमने F लगा दिया। अब यह बॉडी क्या ज़रूरी है कि यह बॉडी पर फोर्स F लगाने पर यहाँ जो फोर्स है वो पैरेलल फोर्स है। अगर यह रेस्ट में है तो बताओ इस F को कोई ना कोई तो अपोज करके कैंसिल कर रहा है, तभी तो ये बॉडी रुकी हुई है। इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये एक परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के, वो होगा वेट यानी mg, और एक अर्थ का जो रिएक्शन लगेगा वो r। तो चूंकि बॉडी ये रेस्ट में है, तो अगर यह बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ दो चीज़ें होंगी, क्या क्या, वर्टिकल फोर्सेज वर्टिकल के से बैलेंस होंगे, हॉरिजॉन्टल से बैलेंस होंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो यहाँ R इक्वल टू हो जाएगा mg, ठीक। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया हुआ है, F। तो अगर F लगाया हुआ है और यह बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये तो अगर केवल F होता तब तो ये बॉडी चल जाती, लेकिन ये बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है। जैसे हम एक बक्से को धक्का दे, कोई छोटा बच्चा किसी भारी बक्से को धक्का दे इधर और बक्सा वो रुका रहे, तो क्या होगा, इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई इस लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर रहा है जिससे ये बॉडी रेस्ट में है। यानी कि इस F का कोई ना कोई काउंटर पार्ट काम कर रहा है, और वही काउंटर पार्ट जो फोर्स होगा वही हमारा कहलाएगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर यह फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक। यहाँ फ्रिक्शन क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अब यहीं पर तुम्हें टेक्निकलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये क्या बॉडी मूव कर रही है, आंसर है नहीं। लेकिन हमको क्लास 8th 7th 6th आदि में पढ़ाया जाता है कि जब कोई बॉडी रोल कर रही होगी या स्लाइड कर रही होगी तब सरफेसेस के बीच में जो अपोजिशन लगता है, अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, वही फ्रिक्शन होता है। तो क्या यहाँ ये चीज़ सत्य है, आंसर है नहीं नहीं नहीं। तो वहाँ फ्रिक्शन लगता है, लेकिन चूंकि छोटे क्लासेज में हमको
एक मोटे तौर पर किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, तो वहाँ के लिए वो हम मान लेते हैं कि वहाँ उतना ही समझना काफ़ी है, वहाँ उतनी टेक्निकल चीज़ें हमको पढ़ाई नहीं जाती। लेकिन अब तुम कहोगे कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो तब भी उस पर फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन कब? अब ध्यान दो, फिर से देखते हैं। यह बॉडी है, ये है, ऐसे रखी है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है। अब बताओ यहाँ फ्रिक्शन क्या है? क्या यहाँ कोई फ्रिक्शन होगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फोर्स हमारा एक्सटर्नल काम नहीं कर रहा है। और अभी ध्यान दो, ये mg है, ये क्या है? ऊपर की तरफ r है, तो यहाँ केवल r इक्वल टू mg है। फ्रिक्शन को फंक्शन वाले f से दिखाया जाता है, फंक्शन, इसलिए ऐसे फंक्शन बनाया जाता है। चलो, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है। तो मज़े की बात क्या है? सभी लोग ध्यान देना। मज़े की बात ये है कि यह जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो बॉडी को सरफेस पर मूव कराना चाहिए। तो बॉडी को सरफेस पर मूव कराने के लिए जो फोर्स होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? सरफेस के पैरेलल, ठीक है ना? तो इफ कांटेक्ट अप्लाइड फोर्स इज parallel to contact surface, then friction develops। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कांटेक्ट अप्लाइड फोर्स क्या हो? पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस हो, तब फ्रिक्शन डेवलप होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखो एक नई कंडीशन हम लोग जनरेट कर रहे हैं। फिर से देखो, ये है। अब अगर हमने फोर्स इधर लगा दिया तो निश्चित है फ्रिक्शन डेवलप होगा, लेकिन ये पैरेलल फोर्स होना चाहिए। कांटेक्ट सरफेस ये है ना, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल फोर्स होना चाहिए, तब इसमें फ्रिक्शन इस तरफ डेवलप होगा, ठीक। और अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर यानी कि अगर ये 5 न्यूटन है, अगर ये अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन होगा। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन होगा। कब? जब ये फोर्स बॉडी रेस्ट में हो। अच्छा, तो F इक्वल टू F कब होगा? F क्या है यहाँ? अप्लाइड पैरेलल फोर्स टू द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के जो पैरेलल फोर्स होता है वो ये है, ठीक। तो ऐसे फ्रिक्शन देखो, यहाँ पर क्या है? बॉडी रुकी हुई है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? अप्लाइड पैरेलल फोर्स के। तो यहाँ पर चूँकि बॉडी रेस्ट में है तो इस F को, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो इस F को हम बोलते हैं FS। FS को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि अब तुमको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर ये बॉडी रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, तब भी फ्रिक्शन लग सकता है, बशर्ते बॉडी को मूव कराने के लिए हमने कोई पैरेलल फोर्स को लगाया हो। अगर यहाँ ये कोई पैरेलल फोर्स नहीं लगाया, सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स। और तब जो फ्रिक्शन अपोजिंग डायरेक्शन में डेवलप होगा, इस फ्रिक्शन को हम FS बोलेंगे। और FS क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब डेवलप होता है जब बॉडी के सरफेस के पैरेलल कोई हम फोर्स लगाते हैं बॉडी पर, तब एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। वही अपोजिंग फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि बॉडी मूव करे। बॉडी रेस्ट में होगी, हम मूव कराने का प्रयास कर रहे हैं, मूव कर नहीं रही है, फिर भी फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा।
तो अगर कोई पूछे फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू if an external force is applied on a body parallel to contact surface then an opposing force comes into play। देखो फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन पहले से नहीं होता। अगर हमने ये फोर्स ना लगाया होता तो फ्रिक्शन ना डेवलप होता। तो when a parallel force is applied on when an external force is applied on a body parallel to contact surface then an opposing force comes into play between the surfaces that opposes the contact motion। contact motion को अपोज करता है or tries to oppose the contact motion, this force is called friction। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इस सरफेस पर जो कांटेक्ट मोशन हो रही थी उसका अपोज कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी हो गई, तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन कै तरह का होता है, दो तरह का, एक एफ और एक होता है एफ के का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये भी देख लो। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, चलो देखो बेटा, इस बॉडी पे चलो हम 1 न्यूटन फोर्स लगाए, या पहले कोई फोर्स नहीं लगाए, 0 न्यूटन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, बॉडी रुकी रहेगी। बॉडी पर हमने 0 न्यूटन फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स है, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आर और एम जी, देखो ना तो बॉडी आप ऊपर जा रही है ना तो नीचे, इसका मतलब आर और एम जी बराबर है। मोशन के लिए हमने इधर 0 न्यूटन लगाया अभी फोर्स, तो यहाँ फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसे प्लाट कर लेते हैं, ऐसे, यहाँ कैपिटल एफ, यहाँ एफ, ठीक। तो जब 0 रखोगे तो ये भी 0 है। अगर ये 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन अब हमने लगाया, चलो 1 न्यूटन लगाया, ये देखो 1 न्यूटन, अभी भी बॉडी क्या है, यहाँ भी रेस्ट में थी, अभी भी रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो फ्रिक्शन लगा इसका मतलब वो 1 न्यूटन हो गया, तो ये भी 1 हो गया। 1 न्यूटन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन किया तब भी रेस्ट में है तो भी 2 न्यूटन, 3 किया ये भी 3 है, 3 न्यूटन हो गया, 4 किया तब भी 4 हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये 5 किया, यहाँ 5 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, मतलब ये रेस्ट में अगर है तो जो अप्लाइड पैरेलल फोर्स होगा वही फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही हो सकता है। एक निश्चित लिमिट के बाद, एक निश्चित फोर्स के बाद यह बॉडी इस पर सरकना शुरू कर देगी, ठीक है ना। और जब सरकना शुरू कर देगी तब हम कहेंगे कि उसने पार कर दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोई पूछे तो क्या कहोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर विच द बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको किससे डिनोट करोगे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही थे, एफ एस, और इसके बाद लिखोगे मैक्स, मतलब एफ फंक्शन वाला एफ, सफिक्स में एस और फिर मैक्स, ठीक। तो एफ एस मैक्स से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब अगर बॉडी चलने लगे, देखो यहाँ पर हमने जो ये लिखा 0 1 0 1 1 1 0, तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड पैरेलल फोर्स के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो बेटा होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तो अब हम लोग अप्लाइड फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन दिखा रहे हैं बेटा, और यहाँ अप्लाइड पैरेलल फोर्स है। तो चूँकि दोनों बराबर हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, तो एकदम 45 डिग्री पर ये हमारा ग्राफ बनेगा। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, ध्यान दो बेटा, तो इसको बोलेंगे एफ एस मैक्स। ये वैल्यू एफ एस मैक्स हो गई। इसके बाद अगर हम और फोर्स लगाते हैं तो ये फ्रिक्शन घट कर कांस्टेंट हो जाता है। यानी अब जब बॉडी मूव करना शुरू की, ये एफ एस मैक्स यहाँ पर है, ये वाला वैल्यू है, और ये जो वैल्यू आ गई, ध्यान देना बेटा, ये इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो एक टेबुलेशन किया, उस टेबुलेशन के अकॉर्डिंग क्या था? ये था एफ था, और यहाँ फ्रिक्शन था। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6। ये एक हमने उदाहरण लिया है। यहाँ यह फ्रिक्शन है। अभी तक ये दोनों बराबर हैं, क्यों? तो इसका मतलब ये सभी क्या हैं? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है? देखो, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, और जब तक ये बढ़ेगी, तो अगर मान लेते हैं ये मैक्सिमम 6 तक आ रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 6। ठीक है ना, 6 न्यूटन है। उसके जस्ट बाद अगर यह बॉडी जो इस पर थी वो मान लेते हैं, इस पर F हमने लगाया और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ एस मैक्स लग चुका है। अब इसके बाद अगर हमने F को बढ़ा दिया, और F को बढ़ा दिया तो यह बॉडी क्या हुई? चलने लगी। और अगर मान लेते हैं F डैश है ग्रेटर देन F है, इस F से ज़्यादा लगा दिया, तब ये बॉडी चलने लगी। तो जब चलने लगेगी तब जो यहाँ फ्रिक्शन जनरेट होगा वो एफ के होगा, है ना। तो एफ के को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी अब चलने लगी। अब मज़े की बात यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ऑफ स्पीड। अब तुम कहो कि इसको हम ज़्यादा स्पीड से भगा रहे हैं, कम स्पीड से भगा रहे हैं, इससे कोई नहीं, यानी कि कांस्टेंट होता है। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स अब चाहे जितना लगाओगे, चाहे ये ज़्यादा स्पीड से चले चाहे कम स्पीड से चले, तो अप्लाइड फोर्स जो होता है अप्लाइड पैरेलल फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि चाहे ज़्यादा फोर्स लगाओ चाहे कम फोर्स लगाओ, अब ये क्या हुआ? घट कर कांस्टेंट हो जाता है। और ये एफ के जो होता है वो एफ एस जो मैक्स था इससे कम होता है। एफ एस मैक्स से क्या होता है? कम होता है, यानी कि जब बॉडी चलना शुरू कर देती है तब जो उसका फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है सरफेसेज के बीच का, और वह फ्रिक्शन कांस्टेंट होकर टाइम के साथ वो बदलता नहीं है। यानी कि कौन सा फ्रिक्शन वेरिएबल है? तुम कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है, और जब जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू के बाद हम और एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, एफ डैश ग्रेटर देन एफ, बॉडी चल जाएगी, और बॉडी जब चल जाएगी और तब क्या होगा? तब जो फ्रिक्शन सरफेसेज के बीच में लगेगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो कांस्टेंट रहता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि क्वेश्चन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स
एडजस्टिंग फोर्स y, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, क्यों? तो इसका आंसर बेटा हम बोल दे रहे हैं, इसको सभी लोग लिख लेना। व्हेन पैरेलल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज 0, देन द बॉडी इज एट रेस्ट and then the friction between the surfaces is 0. When we increase the parallel applied force gradually and body remains at rest, then we can say that if force is increasing and the body is at rest, it means the friction is also increasing in the same manner. That is, if applied parallel force is 1 Newton and the body is at rest, it means the friction is also 1 Newton. If we apply parallel force 2 Newton and the body is at rest, it means the friction becomes 2 Newton. If applied force is 3 Newton, applied parallel force is 3 Newton and body remains at rest, it means again the friction is 3 Newton. In this way, if on applying parallel force on the body should remain at rest, it means the friction and applied parallel force are equal. In this way, we can say that static friction is self-adjusting force because it is equal to applied parallel force until the body start motion. तो ये हम लोग लिख डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बेटा तुम्हारा 3 नंबर का बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितने नंबर का? 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के 3 मुख्य लॉज हैं, इनको तुमको लिखने को आएगा। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है कि when a parallel force is applied on a body, then the direction of friction is tangential and opposite to the applied force, यानी कि स्टैटिक, या ये भी लिख सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ static friction or limiting friction is parallel and opposite to parallel, tangential and opposite to the applied force, ठीक। तो ये पहला लॉ है। दूसरा है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान देना बेटा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेज। यानी कि अगर हम यहाँ एरिया कम रखें और इसी बॉडी का एरिया ज़्यादा कर दें तो फ्रिक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसे एक बॉडी है, ये 1 kg की है, अगर 1 kg है और हम 1 kg की ही ऐसी बॉडी ले लें, ऐसे, ये देखो शेप, यहाँ एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, ये भी 1 kg, तो और सरफेसेज वही हैं, बॉडी वही है। जैसे ये आयरन है, ये भी आयरन है, ये 1 kg, ये 1 kg, तो यहाँ पर फ्रिक्शन दोनों में बराबर रहेगा। तो द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस, स्मूथनेस एंड नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेज। तो रफनेस, स्मूथनेस और नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेज पर ये डिपेंड करता है।
और जो लास्ट है तीसरा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वह नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा एक कांस्टेंट जुड़ेगा, इसको बोलोगे म्यू एस इंटू कैपिटल आर। तो म्यू एस क्या है? वेयर म्यू एस इज ए यूनिटलेस and dimensionless constant called coefficient of friction। इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। तो ये हमारे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तीनों लॉ। इसको बुक से भी तुम लोग देख लेना बेटा और बढ़िया से लिखना, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? आंसर है कॉन्टैक्ट सरफेसेज के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? रफनेस पर, सरफेसेज की स्मूथनेस पर और नेचर ऑफ द सरफेसेज। ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ सरफेसेज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का भी एक लॉ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है एफ के। अब एफ के में ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, एफ के कांस्टेंट होता है। तो एफ के का भी एक नियम है कि एफ के भी प्रोपोर्शनल टू होता है कैपिटल आर के। तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे वहाँ था एफ एस था तो यहाँ म्यू के इंटू आर, ठीक है। तो वेयर म्यू के इज ए unitless and dimensionless constant called coefficient of kinetic friction, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अब म्यू के की जो वैल्यू होती है ये याद रखना हमेशा कि ये म्यू एस से कम होती है, ठीक है ना। बोलो। और ये आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो आर की वैल्यू होती है ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ये ऐसे यहाँ, तो यहाँ पे आर क्या होगा? mg के बराबर होगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है ऐसे, तो ऐसे है और ये एंगल थीटा है और तब r इधर होगा और तब ये r जो होता है तुम लोगों को पीछे में फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों को बता दिया है। तो mg का एक कंपोनेंट कास में होगा, एक ये mg कास थीटा, mg साइन थीटा। तो यहाँ पर r इक्वल टू mg होगा और यहाँ पर जो r होगा वो mg cos थीटा होगा। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक। अब एक बहुत अच्छा हम लोग प्रश्न उठाएंगे जो कंपटीशन में बहुत आया हुआ है और इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। चलो, क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए बॉडी of mass 1 kg is placed on a horizontal surface having
म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.5, then find the friction when applied parallel force on body is। पहला 1 न्यूटन, दूसरा 3 न्यूटन, तीसरा 5 न्यूटन, चौथा 6 न्यूटन, पांचवा 10 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी ऐसी चीज़ों को निकालने को कहा जाए तब पहला काम हम करेंगे कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, एफ एस मैक्स निकालो। तो एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर। बताओ बॉडी कैसी रखी है, हॉरिजॉन्टल रखी है, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल रखी होती है तो आर होता है एम जी के बराबर, और अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो तो आर एम जी कास थीटा के बराबर होता है। तो म्यू एस इंटू आर हो जाएगा। यहाँ जी की वैल्यू दी गई है, जी बराबर 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो म्यू एस इंटू आर, तो यानी कि ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। तो म्यू एस है 0.6, एम कितना है 1 kg, जी की वैल्यू ले लो 10, तो ये हो जाएगा बेटा 6 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स कितना आ गया, 6 न्यूटन। अब तुम जानते हो कि ये एफ एस मैक्स यहाँ मैक्सिमम आ गया। तो एफ एस मैक्स है, इसका मतलब है कि दो सरफेसेज के बीच में मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारा 6 न्यूटन हो सकता है। लेकिन यहाँ लग कितना रहा है, यहाँ देखो अप्लाइड फोर्स कितना है। अब देखो अप्लाइड फोर्स कितना है, यहाँ पहला वाला है अप्लाइड फोर्स कितना है, ये एफ, यहाँ फ्रिक्शन निकालना है, तो ये 1 न्यूटन है। अब बताओ 1 न्यूटन क्या है, 6 न्यूटन से कम है कि ज़्यादा है, आंसर है कम है। तो जब तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अप्लाइड फोर्स लगाओगे, यहाँ से मान लेते हैं 1 न्यूटन लगाए, तो अब मैक्सिमम कितना लग सकता है इसमें, 6 न्यूटन। तो जब 1 न्यूटन में है तो इसका आंसर देखो 6 न्यूटन नहीं होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, याद रखना। हमसे क्या पूछा गया है कि जब 1 न्यूटन लगाओगे तब कितना फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो 1 न्यूटन पैरेलल फोर्स लगाओगे तो यहाँ 1 ही न्यूटन फ्रिक्शन डेवलप होगा। क्यों, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अप्लाइड फोर्स रहेगा तब तक जो अप्लाइड फोर्स होगा वही फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा गया होता तब तो ये आ जाता, लेकिन यहाँ कह रहा अप्लाइड फोर्स दिया गया है, तो अप्लाइड पैरेलल फोर्स 1 न्यूटन है, क्योंकि 6 न्यूटन तक ये अपने को एडजस्ट करेगा। 1 न्यूटन लगाओगे तो 1 ही न्यूटन होगा। दूसरे में कितना है, 3 न्यूटन है, तो एफ कितना होगा, 3 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये भी 6 से कम है। तीसरा देखो 5 न्यूटन है, तो क्या होगा, अभी भी ये 6 से कम है, तो ये भी 5 न्यूटन होगा। फिर चौथा क्या है, 6 न्यूटन है, तो जब 6 न्यूटन लगाओगे तब भी बॉडी चलेगी नहीं, तो ये 6 न्यूटन होगा। यही हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल चुके हैं, अभी तक बॉडी चलेगी नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि अब हमारा ये 10 न्यूटन है तब, तो 10 न्यूटन क्या है, जल्दी बोलो, 10 न्यूटन क्या है, 6 से ज़्यादा है। तो क्या यहाँ फ्रिक्शन 6 न्यूटन लगेगा, आंसर है नहीं, ये 6 न्यूटन हमारा आंसर गलत है। क्यों, अब हम लोग यहाँ एफ के भी निकालेंगे। एफ के निकालो, देखो बेटा एफ के क्या है, म्यू के इंटू आर, यानी कि म्यू के इंटू एम इंटू जी। म्यू के कितना है 0.5, एम कितना है 1 kg है, जी कितना है 10 है, तो यहाँ आ गया 5 न्यूटन। तो जब तुमने 6 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाया तो क्या हुआ, तो बॉडी चलने लगी। और जब बॉडी चलने लगी तो क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। देखो जब बॉडी चलने लगती है तो फ्रिक्शन घट कर एफ के हो जाता है, ये एफ के है यहाँ पे जो ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पर ये एफ के है। और ये एफ के जब हो जाएगा तो अब ये 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। अब जब यहाँ 10 न्यूटन होगा तो यहाँ एफ के की वैल्यू क्या आई हमारी निकालने पर, आई 5 न्यूटन। तो यहाँ बेटा आंसर होगा 5 न्यूटन।
और यह कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं कोई कहे कि 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जाएगा, तो 7 न्यूटन भी 6 से क्या है, ज़्यादा है। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ 5 न्यूटन ही रहेगा। कोई कहे कि 20 न्यूटन, तब फिर 5 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे पैरेलल फोर्स, तब तक वही फ्रिक्शन डेवलप होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाओगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पैदा होगा, और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा वैसे ही यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और यह लगाए गए फोर्स को बढ़ाते रहने से चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज तुम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से तुमने पढ़ा। ठीक है ना। तो इस तरह के फार्मूलों पर अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम भी अगले लेक्चर में बनाना सीखेंगे, और इन पर कांटेक्ट मोशन के न्यूमेरिकल को भी लगाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी इस लेक्चर को आप बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।